नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो पृथ्वी के बिल्कुल गहरे अदृश्य केंद्र से शुरू होकर दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार पर्वत चोटियों तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जमीन की इतनी गहराई में एक बहुत ही विशाल और अदृश्य इंजन लगातार अपना काम कर रहा है? मतलब ये इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसका सकता है और विशाल पहाड़ों को जन्म दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी की सतह पर होने वाले इन बड़े बदलावों के पीछे आखिर कौन सा इंजन है? आइए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। पहला, पृथ्वी की अंदरूनी परतें। दूसरा, हमारी खिसकती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स। तीसरा, ज्वालामुखी और प्लेट बाउंड्रीज। और अंत में सबसे दिलचस्प हिस्सा, महान हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पृथ्वी की आंतरिक परतें, और जानेंगे कि सीस्मोलॉजी यानी भूकंपीय तरंगों की स्टडी से हमें इसके बारे में क्या कुछ पता चलता है। अब अगर हम पृथ्वी की पूरी एनाटॉमी को देखें तो ये बिल्कुल एक लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरह है। सबसे ऊपर वाली परत है क्रस्ट, उसके ठीक नीचे है मैंटल और एकदम सेंटर में है भारी भरकम लोहे और निकल से बना हमारा कोर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन परतों के बीच कुछ बहुत ही खास बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें हम डिसकंटिन्यूइटीज कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रस्ट और मेंटल के बीच जो सीमा है उसे मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है और मेंटल और कोर के बीच वाली सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये हमारी पृथ्वी का बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी ढांचा है। अब देखिए, जब हम क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा और अहम अंतर है जिसे समझे बिना हम आगे की कहानी नहीं समझ सकते। असल में क्रस्ट मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है ओशनिक क्रस्ट यानी हमारी समुद्री परपटी, जो कि बेसोल्टिक चट्टानों से बनी होती है और वजन में काफी भारी होती है। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय परपटी, जो ज्यादातर ग्रेनाइट से बनी होती है और ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले काफी हल्की होती है। और यकीन मानिए, भारी और हल्के का यही अंतर आगे चलकर तय करता है कि कहां पहाड़ बनेंगे और कहां ज्वालामुखी फटेंगे। चलिए अब गहराई से थोड़ा सतह की तरफ आते हैं और बात करते हैं दूसरे भाग की, गतिशील टेक्टोनिक प्लेट्स। पृथ्वी की सतह दरअसल एक खिसकती हुई पहेली की तरह है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें हैरी हेस नाम के एक बहुत ही मशहूर भूविज्ञानी के सिद्धांत को समझना होगा, जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। होता यह है कि सबसे पहले समुद्र के बीच मौजूद कटकों यानी मिड ओशियन रिजेस पर गर्म मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। फिर वहां ज्वालामुखी फटते हैं और जैसे ही ये मैग्मा ठंडा होता है, ये एक बिल्कुल नया बसाल्टिक समुद्री तल बना देता है और ये नया तल पुराने तल को धकेलकर दूर कर देता है। सच बताऊं तो यही वो जबरदस्त ताकत है जो पूरी दुनिया की प्लेट्स को लगातार धकेल रही है। इस तरह दुनिया भर की जितनी भी विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे हमारी इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट या पैसिफिक प्लेट, ये सब बहुत ही धीमी गति से लगातार खिसक रही हैं। और इन्हें खिसकाने के पीछे पृथ्वी की गहराई में काम कर रही थर्मल संवहन यानी थर्मल कन्वेक्शन और स्लैब पुल जैसी ताकतों का हाथ होता है। ये भले ही बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, ज्वालामुखी और प्लेट्स की सीमाएं। यानी जब ये विशाल प्लेट्स आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं, तो क्या क्या विनाश और निर्माण होता है। मुख्य रूप से प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें आपस में बुरी तरह टकराती हैं। इसी टकराव से बड़े बड़े पहाड़ या गहरी समुद्री खाइयां बनती हैं। दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। इसके दूर जाने से महासागरों में कटक या बड़ी दरार घाटियां बनती हैं। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं, रगड़ खाती हैं और इसी के नतीजे में खतरनाक फॉल्ट्स बनते हैं और बहुत ही भयानक भूकंप आते हैं। इनमें सबडक्शन नाम की एक प्रक्रिया होती है जो बहुत ही दिलचस्प है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि ओशनिक क्रस्ट भारी होता है, तो होता क्या है कि जब एक भारी ओशनिक प्लेट किसी हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, तो भारी होने की वजह से वो उसके नीचे धंसने लगती है। यही धंसती हुई प्लेट नीचे एस्थीनोस्फेयर की भीषण गर्मी में जाके पिघल जाती है और फिर मैग्मा बनकर सतह की ओर उठती है और इसी से ज्वालामुखी की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पृथ्वी अपने ही क्रस्ट की रिसाइक्लिंग कर रही है।
इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रिंग ऑफ फायर। क्या आपको पता है कि दुनिया के 75% ज्वालामुखी सिर्फ इसी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में है? ये सबडक्शन का ही सीधा नतीजा है। लेकिन ज्वालामुखी बनने का एक और बहुत ही अनोखा तरीका है, जिसे हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। ये हॉटस्पॉट्स प्लेटों के किनारों पर नहीं, बल्कि बिल्कुल उनके बीचों बीच होते हैं। यहाँ पृथ्वी की बहुत गहराई से मेंटल प्लूम्स एकदम ऊपर उठते हैं और प्लेट में छेद करके ज्वालामुखी बना देते हैं। मशहूर हवाई द्वीप समूह बिल्कुल इसी तरह बना है ना कमाल की बात? और अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक और चौथे हिस्से पर पहुंच गए हैं, महान हिमालय का निर्माण। चलिए देखते हैं कि इन्हीं टेक्टोनिक ताकतों ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को कैसे जन्म दिया। इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और जर्मन भूविज्ञानी कोबर के सिद्धांत को समझते हैं। कोबर ने टेथिस भूसन्नति यानी टेथिस जियोसिंक्लाइन के बारे में बताया था। ये असल में एक बहुत ही विशाल और प्राचीन सागर का बेसिन या गर्त था। ये बात सुनने में कितनी हैरान करने वाली लगती है ना, कि आज जहां आसमान छूता हुआ विशाल हिमालय शान से खड़ा है, करोड़ों साल पहले वहां एक गहरा टेथिस सागर लहराया करता था। अब उस समय इस टेथिस सागर के दोनों तरफ दो बहुत ही बड़े भूखंड हुआ करते थे। इसके दक्षिण में था गोंडवाना लैंड और उत्तर में था अंगारा लैंड। इन दोनों विशाल भूखंडों से अनगिनत नदियां बहते हुए सीधा इसी टेथिस सागर में आकर गिरती थीं। और जाहिर सी बात है, ये नदियां खाली हाथ तो नहीं आती थीं। वो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, मलबा और अवसाद, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं, वो सब लेकर आती थीं। और ये सारा का सारा मलबा करोड़ों सालों तक इस टेथिस सागर में बस जमा होता चला गया। और फिर शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त टकराव। हमारी इंडियन प्लेट, जो कभी उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, वो धीरे धीरे उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकने लगी। जब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें आपस में पूरी ताकत से टकराईं, तो सोचिए क्या हुआ होगा। टेथिस सागर में जो मलबा करोड़ों सालों से जमा हो रहा था, वो इस भारी दबाव के कारण सिकुड़ने और मुड़ने लगा। इस भयंकर दबाव ने उन अवसादी चट्टानों को सीधा ऊपर की ओर धकेल दिया और बस इसी महाटकराव से जन्म हुआ महान और ऊंचे हिमालय पर्वत का। अब क्योंकि ये टकराव इतना खास था, इसलिए हिमालय की कुछ बहुत ही अनोखी विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये कि हिमालय पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा एक चापाकार या आर्क शेप बनाता है। दूसरी दिलचस्प बात, क्योंकि यहां टकराने वाली दोनों प्लेटें महाद्वीपीय और हल्की हैं, इसलिए कोई भी प्लेट ज्यादा गहराई तक सबडक्ट नहीं हो पाती, यानी नीचे नहीं धंस पाती। और बिल्कुल यही कारण है कि हिमालय में आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस टकराव की वजह से यहां बहुत ही तेज और उथले केंद्र वाले भूकंप जरूर आते हैं। और सबसे अहम बात, ये दबाव आज भी जारी है और हमारा हिमालय आज भी लगातार ऊपर उठ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि पृथ्वी का ये जो हिडन इंजन है ना, ये कभी बंद नहीं होता। टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं और हिमालय आज भी थोड़ा थोड़ा करके ऊंचा हो रहा है। अंत में आपके सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर जमीन के नीचे ये शक्तिशाली और अदृश्य ताकतें ऐसे ही काम करती रहीं, तो आज से 45 मिलियन साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या नए महाद्वीप बन जाएंगे? क्या कोई नया विशाल पहाड़ खड़ा हो जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमेशा कुछ नया सीखते रहें।